एक दिन, एक अदालत, एक जज, 132 फैसले। ये फैसले कमालिया के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद इसहाक हाशर ने एक ही दिन में 132 केसेस के फैसले करके पाकिस्तान की अदालती तारीख में रिकॉर्ड कायम किया है। जिन केसेस के फैसले किए गए हैं उनमें कत्ल, डकैती, राजनी, फैमिली केसेस समेत दीगर मुख्तलिफ नौइयत के केसेस शामिल हैं। ये केसेस बार और बेंच के तावन की बदौलत हुए हैं और इस इकदाम को सराहा जा रहा है। कमालिया बार एसोसिएशन की जानब से फैसला किया गया था कि जिस दिन ये केसेस के फैसले होंगे उस दिन कोई भी वकील तारीख नहीं लेगा, बहस मुकम्मल करके उसी दिन फैसले करवाने का भी पाबंद होगा। इस केस के हवाला से मैं वकला के एक ऐसे पैनल के साथ मौजूद हूँ जिनके केसेस इस दिन लगे हुए थे। आइए इनसे जानते हैं कि ये केसेस कब से थे और जो इकदाम उठाया गया है कि इसको ये किस नज़र से देखते हैं। जी सर बताइएगा। जी, पाकिस्तान में जुडिशरी की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी अदालत ने एक दिन में 130 से ज़ायद मुकदमात का फैसला सुनाया। कमालिया में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब इसहाक हाशर ने कमालिया वार के वकला के तावन से ऐसी तारीख रकम की है कि एक दिन में 132 मुकदमात का फैसला किया। तो मेरा भी एक मुकदमा ज़ेर समाअत था। मेरा एक साइल था अंसर अब्बास, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो कि बसिलसिला रोज़गार मस्कत में मुकीम था। तो बैकअप में एक मुकदमा दर्ज हुआ उसके खिलाफ, जिसमें उसको इश्तिहारी करार दे दिया गया। अब जब वो पाकिस्तान आया तो ना तो बाहर वापस जा सकता था, ना मुल्क में नकलो हरकत कर सकता था। तो उसने मुझसे दावत किया, मेरे पास आया, तो मैंने उसकी क्रिमिनल रिवीजन फाइल की और पहले ही दिन पहली ही पेशी पर हमारी वो रिवीजन जो है मंजूर हुई। तो इतना तेज तरीन इंसाफ जो है ये ज़िंदगी में पहली बार हमने देखा है। जी रियाज साहब, आप बताइएगा कि आपके कौन कौन से केसेस लगे हुए थे और क्या फैसले हुए। मेरा एक केस था कि थाना सदर कमालिया का 660/21 मुकदमा था, जो कि 2021 से यहाँ पे उसका ट्रायल चल रहा था। 4 साल हो गए थे। 7 मुल्ज़मात के साथ के खिलाफ ये मुकदमा था। तो ये बेचारे थक गए थे। तो अब जज साहब जो ही आए हैं, इन्होंने फ़ौरन ही उसमें एविडेंस तलब की है और सबके जितनी भी एविडेंस हुई है उसका डे बाय डे उसका ट्रायल हुआ है। और जज साहब ने ये जो सिस्टम शुरू किया है, जो डीएनए का सिस्टम था, डेट ऑफ नो एडजर्नमेंट, वो हमारे सदर साहब का तामन भी इसमें था, हमारी पूरी बार का तामन था, हमारे वकला ने उनके साथ शाना बशाना उनके साथ तामन किया है और हमारे वकला ने पूरा साथ दिया है। उसके बाद जज साहब ने ये 132 मुकदमात का फैसला किया, जिसमें ये मेरे तकरीबन 2 मुकदमात मेरे भी थे, एक सिविल था और एक फौजदारी था। और इस फौजदारी मुकदमात में जज साहब ने ये 7 बंदों को, जो तकरीबन 4 साल से तारीख के भुगत रहे थे, उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। इस वक्त मैं कमालिया बार में मौजूद हूँ। मेरे साथ सदर कमालिया बार एसोसिएशन सरदार सदीक अकबर खटाना साहब मौजूद हैं। इस दिन जो फैसले हुए थे उसमें खटाना साहब की जज साहब से मुलाकात हुई थी। आइए इनसे जानते हैं कि उस दिन जो खास तौर पर डीएनए के हवाला से फैसले किए गए हैं उस पर ये क्या अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। जी खटाना साहब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जियो ग्रुप और अमजद साहब और तमाम हमारे साथी यहाँ तशरीफ़ लाए। इसके बाद अमजद साहब, ये डीएनए का मेन मकसद ये होता है कि डेट ऑफ नो एडजर्नमेंट, कि उस दिन कोई तारीख नहीं डाली जाएगी, कोई वकील साहब तारीख नहीं देंगे। तो हमने जज साहब की खसूसी हिदायत के मुताबिक हमने ये प्रोग्राम बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा। जज साहब ने भी मेहनत की और हमारे वकला ने भी मेरे साथ और बेंच के साथ मुकम्मल तावन किया। इस केस के हवाले से मैं ऐसे साइलिन के साथ मौजूद हूँ जो अरसा दराज से अदालतों के चक्कर लगा रहे थे। अभी हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये इनके क्या मुकदमा थे और जो आज फैसले हुए हैं इन बारे में इनका क्या कहना है। जी भाई बताइएगा, आपका कौन सा केस था, कितनी देर से आ रहे थे। लड़ाई का झगड़ा था सर, वो झूठा मुकदमा था। 7 बंदे थे, 7 के रहने वाले हैं, मोहसन मेरी नाम है अली। 7 बंदे थे रेगुलर, यानी कि ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2021 से केस चल रहा जी। ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਵਕੀਲ ਸੀ ਸਾਡਾ,
ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬੜਾ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਆ, ਝੂਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ अदा करने जज साहब का भी। मेरा नाम अली अहमद है, मैं मौजा खोड़ का रहशी हूँ। मेरे मुखालफिन ने, सुल्तान वगैरह ने मेरे रकबे पर स्टे लिया और कब्ज़े करने की कोशिश की। मैंने अपने डॉक्यूमेंट सिविल जज रफ़ाकत हुसैन के पास पेश किए और मेरे वकील मार रियाज साहब ने बहस की और उनका स्टे खारिज हो गया झूठा। फिर उन्होंने अपील की सेशन जज इसहाक हासिर के पास। फिर वहाँ हमने उनकी अपील के खिलाफ फर्द जमाबंदी, खसरा गिरदावरी और मेरे वकील मार रियाज साहब एडवोकेट ने बहस की और सेशन जज का उन्होंने उनकी अपील खारिज कर दी। आज कमालिया की तारीख में बड़ा ही अहम दिन था जुडिशरी के हवाले से। आज 100 से ज़ायद मुकदमात के जो फैसले जज साहब ने किए हैं, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग इंसाफ के लिए दर बदर रुल रहे होते हैं और सारा दिन तारीखों पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन आज जो फैसले हुए हैं इनसे काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला है। जो अवाम है, जो साइलीन है, वो बहुत खुश नज़र आए हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ आपको बताते चलें, लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 30 जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुल ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 22,21,512 बताई गई थी, जिनमें 18,15,783 केसेस डिस्ट्रिक्ट अदालतों और 3,47,173 केसेस आला अदलिया सतह पर इल्तवा का शिकार बनाए गए। नाज़रीन, जुर्म और सज़ा से आगे भी एक दुनिया है, वो दुनिया जिसमें सज़ा के बाद की ज़िंदगी शुरू होती है। क्या सज़ा का मकसद सिर्फ इंसान को अपने किए का अंजाम भुगतना है, या सज़ा मुजरिम की इस्लाह का एक ज़रिया है ताकि वो अपने जुराइम का खुमियाजा भुगतने के साथ साथ अपने किरदार की तस्हीह करके एक बेहतरीन इंसान की सूरत में मुआशरे में वापस लौट सके और अपना किरदार अदा कर सके। आज हम आपको दिखाएंगे कि सज़ा पाने वाले मुजरिम की ज़िंदगी जेल में कैसे गुजरती है और कराची सेंट्रल जेल में किस तरह ना सिर्फ इनको तालीम और जदीद उलूम से आरास्ता किया जा रहा है, बल्कि मुख्तलिफ फ़नून और हुनर भी सिखाए जा रहे हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे राहिल सलमान मजीद इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जुर्म करने के बाद किसी भी क्रिमिनल का अगला ठिकाना होता है जेल, और जेल के बारे में सोसाइटी में अमूमी तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि यहाँ पर आने वाला छोटा मोटा जुर्म करने वाला भी पक्का क्रिमिनल बन जाता है। क्या वाकई जेल में ऐसे ही कोई हालात होते हैं कि कोई क्रिमिनल बन जाए, या उसे कोई ऐसे मौके फराहम किए जाते हैं कि वो अपनी पिछली क्रिमिनल लाइफ से तौबा कर सके और आगे मुआशरे का कारामद शहरी बन सके? इसके लिए हम जानते हैं, सेंट्रल जेल कराची का विजिट करते हैं। तो आइए चलते हैं कि जेल में कैदी किस तरह से अपने शब रोज़ गुजारते हैं। सेंट्रल जेल कराची के सुपरिटेंडेंट करीम अब्बासी साहब के साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम इनसे जानते हैं कि सेंट्रल जेल में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने कैदी हैं और उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है और वो अपने 24 आवर्स जो ज़िंदगी है वो किस तरह से यहाँ पर गुजारते हैं। करीम अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि जेल में इस वक्त कितनी पॉपुलेशन है और आपके पास कैपेसिटी कितनी है और लोगों को किस तरह से आप जो है वो मैनेज करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत ही मशकूर हूँ कि जी आपने कवरेज के लिए यहाँ पे सेंट्रल प्रिजन कराची करेक्शन फैसिलिटी को चुना हुआ है। जहाँ तक बात है पॉपुलेशन की, तो यहाँ पे 7,135 इनमेट्स हैं और ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, और होल्डिंग कैपेसिटी है कोई 2,400 की। ओवर पॉपुलेशन है, लेकिन अब ये है कि चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो हम इनको मैनेज कर रहे हैं। जी, सेंट्रल जेल के अंदर कैदियों को पढ़ाई लिखाई की भी सहूलत फराहम की जाती है और इस वक्त यहाँ पर हम मौजूद हैं इस क्लासरूम में, और यहाँ के टीचर से हम बात करते हैं कि किस किस्म की यहाँ पे वो तालीम दी जाती है और लोगों की कितनी इसमें दिलचस्पी है। जी, ये साई एक इदारा है, ये एक NGO है जो लोगों को इस्लाह के लिए ये काम करती है, और ये हम 4 स्टेप प्रोग्राम हम कराते हैं यहाँ। पहला जो है कम्युनिकेशन के मुतालिक है, उसमें कम्युनिकेशन की स्किल्स वगैरह सिखाते हैं, जैसे उसमें मशक़ें वगैरह कराते हैं, जैसे मौजूद रहने की मशक़, सामना करने की मशक़ कराते हैं, और मेन जो है गुस्से पे कंट्रोल करने वाली मशक़, क्योंकि गुस्सा ही ख़तरनाक होता है और गुस्सा ऐसा होता तो चंद
लम्हों का है, लेकिन सज़ा उम्र भर की होती है। दूसरा जो हमारा कोर्स है वो सीखने के मुतालिक है कि सीखने की राह में क्या चीज़ रुकावट पेश आ जाती है और मुताले की रुकावटें वो यहाँ सिखाई जाती हैं। सेंट्रल जेल में कैदियों को कंप्यूटर की भी क्लासेस यहाँ पे दी जाती हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंप्यूटर की क्लासरूम में। यहाँ पर हम टीचर से बात करते हैं कि कितने कैदी यहाँ पर उनको रिट्रीट किया जा रहा है और एक वक्त में जो है यहाँ पे कितने कैदियों को जो है वो यहाँ पे ये सहूलत फराहम की जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अख्तर हुसैन है, मैं यहाँ पर हेड टीचर हूँ। यहाँ पांच कोर्सेस यहाँ सिखाए जा रहे हैं, जिसमें से CIT है। CIT में आप इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ड्रीमवीवर वगैरह सिखाया जाता है। ग्राफिक्स में फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर, फ्री हैंड, इनपेज वगैरह सिखाया जाता है। और इसमें फिर लैंग्वेज है, जैसा कि अरबिक लैंग्वेज, इंग्लिश। और पाकिस्तान की ये पहली जेल ये एजाज़ हासिल है जिसमें चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जा रही है। 6 मंथ्स के सर ये कोर्स होते हैं, तो 2 बैच तैयार होते हैं। जो बैच तैयार होते हैं वो सिंध टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन से रजिस्ट्रेशन है। तो जो सर्टिफिकेट मिलता है, हम जेल इंतज़ामिया अल-खिदमत सुप्रिंटेंडेंट साहब के बहुत मशकूर, जिसने ये प्लेटफार्म दिया। तो उसमें ख़ास बात यह है कि इस सर्टिफिकेट में जेल का कहीं भी जिक्र नहीं है। सेंट्रल जेल के अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज भी सिखाई जा रही है और यहाँ पर कैदियों की एक बड़ी तादाद जो है वो सीखने में दिलचस्पी रखती है। इस वक्त टीचर मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर अब तक कितने कैदियों को लैंग्वेज सिखाई जा चुकी है। सही है, यहाँ तकरीबन 2-2.5 साल से पहले यहाँ ये चाइनीज़ क्लास जो है ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ 6 महीनों का कोर्स है और 6 महीनों के बाद एग्ज़ाम होता है, वो सिंध बोर्ड से रिलेटेड होता है। फिर उसको डिप्लोमा भी वहाँ से अलाउड किया जाता है। और बाकी जो है ये हमारा कोर्स है, ये पूरा कराची के इंस्टीट्यूट पे ये रजिस्टर है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अब भाई साहब ये बताइएगा कि आपके जितने भी यहाँ पर फ़ाइन आर्ट्स और दीगर इस तरह से कैदियों को हुनर सिखाने के काम है, उसमें अब तक कितने कैदी यहाँ पर इस वक्त ये काम सीख रहे हैं और इससे पहले कितने सीख के जा चुके हैं? अगर हम बात करें यहाँ से जो ये हमारे इनमेट्स जो काम सीख रहे हैं वो ऑलमोस्ट के 2000 प्लस होंगे और जो काम सीख के रिलीज़ हो गए हैं वो भी थाउजेंड्स में हैं। और एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो यहाँ से ये काम सीख के गए हैं, लैंग्वेज का हो या ये काम हो, वो फिर वापस नहीं आया। जेल में जहाँ पर एक जानिब कैदियों की पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो दी जा रही है, तो उसी तरह से फ़नून लतीफ़ा पर भी जो है वो ख़ास तवज्जो है। यहाँ पर म्यूज़िक क्लास भी की जाती है, म्यूज़िक क्लास भी यहाँ पर कैदियों को दी जाती है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूज़िक क्लास में। यहाँ पर हम टीचर से जानते हैं कि यहाँ पर अब तक कितने स्टूडेंट्स को आप ये एजुकेशन दे चुके हैं और इस वक्त आपके पास कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं? सर स्टूडेंट्स तो आते जाते रहते, मुझे यहाँ पर इस क्लास में 15 से 16 साल हो चुके। उस दरमियान में यहाँ पर मेरे पास से पास आउट होकर कम से कम 2200 से 2400 स्टूडेंट जा चुके हैं, जिनमें से 3-4 स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं कि जिन्होंने जाके बाहर म्यूज़िक की एकेडमी खोली और म्यूज़िक से ज्वाइन है। और हम सबसे बड़ा शुक्रगुजार जो है हम DIG हसन सेतो साहब और हमारे सुप्रिटेंडेंट करीम अब्बासी साहब कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। और इन स्कूलों के खुलने से सबसे बेहतरीन जो मैंने अपने 17 साल में एक्सपीरियंस करा है कि इन स्कूलों से खुलने से और इनकी जो हमारे साथ भाइयों बच्चों की तरह जो हमारे साथ रहमदिली का सबूत है, तो उसमें हमें मेरे को जो मेरा तजुर्बा है जो इन क्लासों में म्यूज़िक सीख के गया है, एम्ब्रॉयडरी या मोती वर्क, पेंटिंग, वो दोबारा कभी रिपीट नहीं हुआ। जेल के अंदर कैदियों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के भी उन्हें मौके फराहम किए जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस आर्ट गैलरी में, जहाँ पर कैदियों ने खुद यहाँ पे आर्ट सीखा और उसके बाद यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई। जबकि इसके साथ साथ जो यहाँ पर पर्स भी तैयार किए जाते हैं, जो लेडीज़ पर्स होते हैं वो भी यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। ये तमाम तर तख्लीकी सलाहियतें जो कैदियों के अंदर मौजूद होती है, लेकिन सिर्फ उन्हें मौके मिलने की ही ज़रूरत होती है। हम यहाँ पर मौजूद टीचर से बात करते हैं कि आपने यहाँ पर सीखा और यहाँ पर अब कितने लोगों को आप मज़ीद सिखा रहे हैं? सर तो अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर आगे के काम सीखने का। सर हमारे पास 4 क्लासें हैं, जिसके अंदर हमारी पेंटिंग क्लास है, म्यूज़िक क्लास है, एम्ब्रॉयडरी क्लास है और कढ़ाई के परसों की क्लास है। तो हम इसके अंदर 74 जो है हमारी पेंटिंग क्लास के अंदर है, 80 जो है हमारे म्यूज़िक क्लास के अंदर है और 20 जो है हमारे इसकी सिलाई के अंदर है और 40 जो हम कढ़ाई के काम है। तो अलग अलग टाइमिंग में हम इन लोगों को काम सिखाते हैं। सर जब मैं जेल आया तो ज़ाहिर तकलीफ़ थी, बच्चों को भी मुझे भी, और वाइफ भी वोमिंग जेल में थी। तो उस दौरान कुछ समझ में नहीं आ रहा था
फिर मैंने देखा बहुत से कैदी ये काम कर रहे हैं, तो मैंने भी आस्ते आस्ते इसमें इन्वॉल्व होकर साहब से इजाज़त लेकर तो मैंने काम शुरू किया।